हेलो नितेश। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनिंग सरदार रविशंकर। नमस्कार तो सर। नमस्कार नमस्कार। अभी आपसे रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट किए थे हम अपने चैनल पे, तो उस पे बहुत सारा जी सर। व्यूवर्स का कमेंट आया और कई सारा क्वेश्चंस भी है। तो हम चाहते हैं कि उन क्वेश्चंस को आप देखें और उसका जो है, जो आपके लेवल पे जवाब हो सके वो व्यूवर्स को हम देने और पहुंचाने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। पर उसके पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ, या फिर जो लोग देख रहे हैं वो मेरे को इतना काबिल समझ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं देखिए, आप कुछ लेवल के हैं इसलिए हम लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं, ऐसा बात नहीं है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो अब ये हम सर लोग आप देर लोग का ना कर। बड़प्पन है सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे जी पहले सर। बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश में सर एक छोटा सा जिला है गोरखपुर, सर मैं वहां से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, तो फिर आप पॉलिटेक्निक कहाँ से किए, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर। सर मैं पॉलिटेक्निक ट्वेल्थ पास मैं 2016 में किया। उसके बाद से सर मैं उड़ीसा से पॉलिटेक्निक किया हूँ, प्राइवेट कॉलेज से सर 2016 से 2019। अच्छा, तो मतलब आप उड़ीसा के पास आउट जी हैं। सर। तो जी सर, उड़ीसा से पढ़ाई माइनिंग की। लेने का असल में ख्याल कहाँ से आया? मतलब माइनिंग से रिलेटेड तो यूपी में कुछ उस तरह का क्रेज भी नहीं है, तो फिर वहां से माइनिंग इंजीनियरिंग लेने का कहाँ से सोचा है? बिल्कुल सर, ठीक कहा सर आपने कि यूपी में माइनिंग का सर कोई क्रेज नहीं है, और बिल्कुल भी लोग यहाँ पे न सर नहीं जानते हैं कि माइनिंग क्या है। इनफैक्ट हम्म। सर मैं अभी भी लोगों से कहता हूँ कि मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ, तो लोग बोलते हम्म। हैं ये क्या होता है, तो मैं बोलता हूँ कि जो खनन करते हैं, चाहे कोयला हो गया या गोल्ड हो गया या मेटल हो गया, तो बोलते हैं हम्म। कोयला क्यों खनन करते हो? कोयला से तो बिजली भी नहीं मतलब अब तो यार खाना भी नहीं बनता है, तो कोयला हाँ। यूज क्या है हमारे देश में, मतलब क्यों निकालते हो? तो सर उनको समझाना पड़ता है कि कोयला से जो हम लोग बिजली जो आ रही है वो कोयला के थ्रू हम्म। ही आ रही है, हम्म। मतलब उसी प्रोसेस से आ रही है। अच्छा। तो सर आपने पूछा कि माइनिंग कहाँ से किया, तो इस जगह से जहाँ से इतना नॉलेज नहीं है लोगों के पास कि क्या है हम्म। क्या नहीं है। तो मैं आपको हम्म। बता दूं सर, मेरे कुछ रिश्तेदार लोग हैं, वो लोग माइनिंग में थे। तो अच्छा। मैं जब आते थे वो लोग और बात करते थे कि माइनिंग में ऐसा है, ब्लास्टिंग होता है, या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, बॉम्ब होता है सर, और भी सर मतलब खनन करते हैं, जमीन के नीचे जाना होता है। तो सर हम्म। इंटरेस्ट जगा मेरे को कि यार मैं भी देखूं एक बार। तो मैं क्या अच्छा। किया सर, उसके बाद अपने दोस्त के साथ मैं गया एक बार ओपन कास्ट माइंस देखा, तो मेरे को हम्म। बड़ा मजा आया सर। तो मैं फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना पता किया कि कैसे पढ़ाई करना है इसके बारे में, क्या क्या स्कोप है, तो फिर सर ऐसे ध्यान में आया माइनिंग सर। अच्छा, तो यहाँ से आपका माइनिंग में इंटरेस्ट लगा और आप माइनिंग इंजीनियरिंग की ओर आगे बढ़े, है ना? जी सर। अच्छा, आप टेंथ और ट्वेल्थ के बारे में बताइए, क्योंकि अक्सर देखिएगा कि बहुत सारा स्टूडेंट, ज्यादातर जो रहता है वो एवरेज या फिर हल्का सा अबव एवरेज या फिर एवरेज से हल्का सा बिलो एवरेज रहता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट यही जी सर। सोचता है कि जिसका भी जॉब लगता है वो पढ़ने में बहुत तेज होता है या बहुत ज्यादा शुरू से ही अच्छा होता है। तो आप अपना टेंथ ट्वेल्थ के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि आप अपना टेंथ कैसे दिए थे, ट्वेल्थ कैसे दिए थे? सर पहले तो मैं बता दूं कि मैं बहुत कोई शार्प बच्चा नहीं था, मैं भी एवरेज या फिर बिलो एवरेज लड़का ही था, जिसको घूमना पसंद था, या फिर पढ़ाई के साथ साथ मतलब जो होता है ना सर, जो सब कुछ करना है, शरारती भी था। तो सर हम्म। टेंथ में मेरा सीबीएसई बोर्ड से मैंने पास किया है, तो मेरा सर हम्म। 9 सीजीपीए मार्क्स था टेंथ में। अच्छा। और हम्म। ट्वेल्थ में सर मेरा 74% मार्क्स था सर। अच्छा, फिर भी काफी अच्छा मार्क्स ही कहेंगे, इसको खराब मार्क्स नहीं कहेंगे, काफी अच्छा मार्क्स था। तो माइनिंग इंजीनियरिंग जब आप कर रहे थे तो उस समय आपको जी कौन सर। कौन सा परेशानियों का सामना करना पड़ा था? क्योंकि ये जो ब्रांचेस है आप देखिएगा कि आप जो कोर ब्रांचेस है उसका आपको ट्यूशन अच्छा मिल जाएगा, बुक्स अच्छा मिल जाएगा, रिसोर्सेज अच्छा मिल जाएगा, बट माइनिंग इंजीनियरिंग का अभी भी हमको लगता है कि हम लोग से एक जनरेशन पहले जो सिलेबस था और जो चीजें थे वो आज भी चल रहा है, और मार्केट पे उस तरह का रिसोर्सेज नहीं है। पढ़ाई के दौरान मतलब कि आपका कॉलेज लाइफ जो वन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर था, उस समय माइनिंग इंजीनियरिंग जी को सर। लेकर क्या क्या परेशानी हुआ था? सर सबसे पहले परेशानी तो ये हुआ था सर कि मैं उड़ीसा से पढ़ाई किया हूँ, तो कल्चर हम्म। जो शौक लगा ना सर, जब मैं उड़ीसा हम्म। गया, तो हम्म। मैं सर यूपी से आता हूँ, वहाँ का बोलचाल अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं। तो हम्म। सबसे बड़ा कठिनाई तो सर यही हुआ सर कि मेरे को शिफ्ट करने में और वहाँ के कल्चर को समझने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। फिर सर आपने हम्म। पूछा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो हम्म। इतने संसाधनों की कमी है, तो उसके बीच मैंने पढ़ाई कैसे किया। तो सर मैं हम्म। बता दूं कि मैं कॉलेज में कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, और हम्म। मुझे बस वो था कि कॉलेज का लाइफ मुझे एंजॉय करना है,
और कैसे भी करके मुझे सर बैक नहीं लगना है, मैं पास, मेरे को पास होना है। तो हम्म मैंने पढ़ाई कैसे, जो भी संसाधन थे ना सर, जो भी थोड़े बहुत संसाधन थे, ये नहीं कि सर हम्म मैंने बहुत फैंसी कोई काम किया, ये किया वो किया। जो भी हम्म थोड़े बहुत संसाधन थे, जो भी पढ़ाया जाता था, नोट्स को थोड़ा देखता था, और हम्म। जो भी बुक्स लाइब्रेरी से अवेलेबल रहते थे सर, उसके माध्यम से मैंने किया, और कुछ सीनियर लोग का सहयोग से और करके सर आगे बढ़ा मैं। मतलब कुछ स्पेशल नहीं कह सकते, जो हर स्टूडेंट को जो रिसोर्सेस मिलता है वही रिसोर्सेस आपके पास भी था, कोई अलग नहीं था। तो सर माइनिंग है सर कि आप बहुत स्पेशल रिसोर्सेस मिलेगा कहाँ से सर, आपके पास हम्म है ही नहीं। तो जो सही। है आपको वही यूटिलाइज करना है और उसी में बेस्ट करना है सर। हम्म। जी अच्छा, सर। तो आप ये बताइए कि आप जब कॉलेज लाइफ खत्म किए तो उसके बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर आगे बढ़े थे, तब आप जो है वहां से प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट किए थे? आपको किन किन फेलियर्स का सामना करना पड़ा? क्योंकि जाहिर है आदमी एक बार में सक्सेस कर जाता है तो अच्छा बात है, नहीं कर पाता है तो उसको लगातार लगे रहना पड़ता है। तो जब आप कॉलेज पास आउट होने के बाद कॉलेज का फेज छोड़ करके जब कॉम्पिटिटिव फेस में आए, तो आप किस तरह से कॉम्पिटिटिव फेस का लाइफ को जो आगे बढ़ाए, किस तरह से कंपटीशन की तैयारी की है, और उसी दरमियान आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स मिला, वो सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जी सर, कॉलेज के टाइम में तो मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था कि कंपटीशन क्या है, बस मुझे अपनी लाइफ जैसे भी कट रहा है, बैक नहीं लगना, इसी पे ध्यान था। तो हम्म जैसे से कॉलेज खत्म हुआ सर, मेरे को पीडीपीटी मिला, और कोविड का सेकंड फेज चल रहा था सर। तो जब हम्म मैं पीडीपीटी करने माइंस में गया ना सर, तो वहां पे जो सीनियर थे हमारे, माइनिंग सरदार थे या ओवरमैन थे या फिर जो शिफ्ट इंचार्ज थे, तो वो लोग सर जब किसी चीज के बारे में पूछते थे, तो मेरे पास इतना बेसिक नॉलेज नहीं था कि मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से उनको डिस्क्राइब कर पाऊँ। तो हम्म सर वहां मेरे को ना खुद से थोड़ा खराब लगा कि नहीं भाई, अब अगर मैं माइनिंग फील्ड में हूँ तो मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, ताकि मैं इसको मतलब आगे कैरियर के बारे में भी सोच सकूं। तो वहां से सर मेरे दिमाग में आया कि नहीं भाई, अब मेरे को अच्छे से पढ़ाई करना है, और कंपटीशन मतलब फाइट करना है मेरे को सर। तो हम्म पीडीपीटी करते समय सर मेरे ध्यान में आया कि मेरे को अभी पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर वो मोटिवेट किया सर, माइनिंग सरदार जो सीनियर थे अपने, ओवरमैन थे, तो वो लोग जब क्वेश्चन पूछते थे, फिर जानने का इच्छा हुआ कि अच्छा ये मैन होल है, ये हॉलेज का रास्ता है, ये इसका इतना सा डायमेंशन होता है सीढ़ी का सर। तो सर धीरे धीरे करते 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 सर इंटरेस्ट जगा, फिर सर कंपटीशन मोड में वहां से एक्टिव हुआ सर, सही मायने में देखा जाए तो। मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट अभी के डेट पे पीडीपीटी के समय भी अवेयर हो जाता है तो वहां से वो अपना पाथ अच्छा बना सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसमें सर मतलब बोलते हैं ना सर कि जब से आप स्टार्ट करिएगा, तो सर कभी वो मतलब पीछे नहीं होता है, जब से आप स्टार्ट करेंगे तभी से सवेरा असर हो जाएगा। तो वही हम्म वाला सर कहावत यहाँ पे होगा कि आप कभी से स्टार्ट करिए, कभी भी लेट नहीं हुआ है। हम्म इनफैक्ट जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, वो अगर आज से भी स्टार्ट करें तो 6 से 7 महीना या 8 महीना में समय लग सकता है सर, पर वो हम्म डेफिनेटली सर कामयाब होंगे। जिन्होंने पीडीपीटी कर लिया और सोच रहे हैं कि अरे यार मेरा पीडीपीटी हो गया, कॉलेज हो गया, सब कुछ हो गया, पर मैं अब तो नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उनको निराश नहीं होना चाहिए, उनको लगे रहना चाहिए, जरूर होगा सर उनका। हम्म। तो ये बताइए कि अभी तक जैसे कोल इंडिया का आप कितना एग्जाम दे चुके हैं, या कोल इंडिया के साथ साथ और भी माइनिंग से रिलेटेड आप कितना एग्जाम दे चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर इंजाम तो बहुत दे चुका हूँ सर, 6 7 इंजाम तो एटलीस्ट दे ही चुका हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था सर, वो हम्म ईसीएल का था, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सर। और तो उसमें भैया आवाज क्या, हेलो, वीडियो कटा है आपका। अरे यार, कोई बात सॉरी नहीं। भैया, इसको हाँ, कैसे आ करेंगे गया, फिर? रिज्यूम आ गया। ठीक है। करूँ, बोलूँ ना? ओके। ठीक है सर, पहला जो अटेम्प्ट दिया मैंने टोटल 6 7 अटेम्प्ट दिए हैं कोल इंडिया में, और बाकी कोल इंडिया के अलावा सर मैंने माइनिंग इंस्पेक्टर का दिया हुआ है। जो मेरा हम्म। पहला अटेम्प्ट था सर 2022 में, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मैंने दिया। उसके अच्छा, बाद से तो सर फिर मैंने ये नॉर्दर्न बताइए, कोलफील्ड। एक मिनट आप ये बताइए कि अभी तक जो एग्जाम दिए हैं उसमें से सक्सेसफुल कितने पे हुए हैं? अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास मतलब ऑफर लेटर देखा जाए तो कौन कितने कंपनियों पे है? सर अभी फिलहाल मेरे पास 2 कंपनियों का ऑफर लेटर है। पहला वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो 2023 में हुआ था, और अच्छा दूसरा सर एसईसीएल में सर मेरे पास हुआ है सर मेरा सिलेक्शन। अच्छा। चलिए, अच्छा तो हम कह सकते हैं 7 8 एग्जाम में आप केवल 2 पे अभी सक्सेसफुल है, बाकी का 6 पे आप किसी कारणवश नहीं हो पाया आपका। जी तो सर, जी सर, जिसमें आप सक्सेसफुल है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना जी फेलियर का सर, रीजन ढूंढना ज्यादा, मतलब ज्यादा हम, मेरा जो थॉट्स है वो है कि फेलियर का रीजन जी सर। ढूंढना। सक्सेसफुल ठीक है, वो हम्म एक पार्ट अलग है, लेकिन हम लोग फेलियर से स्टार्ट करते हैं कि जो आपका पहला एग्जाम था
वो कौन सा हम्म। एग्जाम था और उस पे फेलियर होने का क्या कारण था? आखिर इतना दिन में आपको इतना तो समझ आया होगा कि हमसे कुछ तो गलती हो रहा है। तो हर वो बिल्कुल सर। गलतियों को हम लोग एग्जाम बाय एग्जाम जो है वो खोलने का जी कोशिश सर। करेंगे, ताकि जो, देखिए अभी हर किसी के पास 8 एग्जाम देके आगे निकलने का समय नहीं है। समझ रहे होंगे, जी सर। कंपटीशन इतना बढ़ गया है, एक एग्जाम ही अभी, जी सर। अगर सही टाइम पे वैकेंसी आ रहा है उसको फाइट करके निकालना जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि आपकी बिल्कुल सर। गलतियों से जो व्यूअर्स है ना, वो गलती को हम्म। दोहराने से बचना है। तो पहला एग्जाम से स्टार्ट जी करते सर। हैं। पहला एग्जाम क्या था और क्या क्या मिस्टेक किए और उससे आप क्या क्या सीखे और नेक्स्ट में क्या सुधारें? सर मेरा जो पहला अटेम्प्ट था 2022 में, जो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो माइनिंग सर्वर का वैकेंसी आया था, वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। हम्म। उसमें सर मैं 1 मार्क्स से मैं रह गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सर हम्म। उसमें जो मैंने एनालिसिस किया कि मेरा क्या गलती रहा उसमें, तो मैंने नोटिस किया सर कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, तो उसमें मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरा हम्म। जो टॉपिक्स थे सर अच्छे से क्लियर नहीं थे। और साथ हम्म। ही साथ सर ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आपको भी ध्यान होगा सर कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में पहली बार पैटर्न को चेंज कर दिया गया था। हाँ तो हाँ, सर याद वो है। सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहा मेरे पास। हम्म। हम लोग के लिए, जितने भी लोग देख रहे हैं जो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड दिए होंगे और सीरियस होंगे, तो हम्म। उनको पता है कि सर सबसे बड़ा चैलेंज तो यही हुआ कि सिलेबस चेंज हो गया। तो हम लोग सर सबसे बड़ा बात तो यही रहा सर कि हम लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाए सर, कि उस समय हम्म। जो पूछा क्वेश्चन वो हम लोग कर नहीं पाए। तो ये दो वजह रहा सर हम्म। कि पहला अटेम्प्ट था, अच्छे से पढ़ाई नहीं किया सर, बेसिक हम्म। पढ़ा सर और ट्रेंड चेंज हो गया ईसीएल में। ये एक वजह रहा सर ईसीएल मेरा ना हो पाना। ठीक है, तो इसमें आप सुधार क्या क्या किए? देखिए, जैसे आप दो तीन चीज बताएं, एक कॉन्फिडेंस का आप प्रॉब्लम बताएं, एक पैटर्न का जी बताएं। सर। ठीक है, ये दो जी हमको सर। मेन चीज लगा जो आप सुधारे हैं। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंस जी के लिए सर। क्या किए और चेंज हुआ पैटर्न से मतलब जूझने के लिए आप क्या किए? ये दोनों के लिए आप क्या चेंजेस लाए नेक्स्ट एग्जाम के लिए? सर सब इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं यूपी से सर बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पे हम्म। माइनिंग का कोई भी क्रेज नहीं है। तो जो भी हम्म। करना पड़ा सर मेरे को खुद से करना पड़ा सर। तो हम्म। कॉन्फिडेंस के लिए मैं क्या करता था सर, जो भी टॉपिक मेरा सर जिसमें मेरा कमजोर, जैसे सर मेरा एक क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, जो एप्लिएट मेडिकल बोर्ड वाला सर जो क्वेश्चन आया था डीजीएमएस हम्म। के डॉक्टर वाला, तो हम्म। वो वाला क्वेश्चन मेरा गलती हुआ, पढ़ा हुआ क्वेश्चन जो था सर मेरा गलती हो गया। तो हाँ। मैं सर ये सोचा कि ये पढ़ा हुआ टॉपिक मेरा गलती कैसे हुआ। तो हम्म। सर मैं क्या किया ना, आपका एक मैंने वीडियो देखा था सर, उसके बाद ईसीएल के बाद आपका एक वीडियो आया था 10 रूल करके, कि अच्छा। आप कोई भी बुक पढ़िए, उसको 10 बार पढ़िए, और नहीं समझ में आया फिर भी आप उसको बार बार पढ़िए। एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि आप पेज पलटेंगे और आपको सब याद रहेगा। हम्म। तो सर मैंने जब वो शुरू किया ना, उस चीज को इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में, तो मैंने ये फील किया कि मेरे को जो चीजें जो मैं पहले गलती कर रहा था, भूल रहा था या फिर कंफ्यूज हो रहा था, वो पढ़ने से सर मेरा वो चीज ठीक होने लगा। तो उस जब ठीक होने लगा ना सर, तो मेरा ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए ये किया सर। और बाकी जो आप बोल रहे हैं कि पैटर्न चेंज कर दिया, तो मैंने क्या किया सर, पैटर्न को फॉलो करना शुरू किया कि अब क्या पूछ रहा है, डिमांड क्या है अब परीक्षा की सर। तो उसके बाद सर जो नए नए जो कंपटीशन जो और अच्छी अच्छी बुक थी सर, वो सब पढ़ना मतलब चालू किया सर उसी के बाद से। अच्छा, व्यूअर्स को एक चीज और बोलेंगे कि जब भी आप इस तरह का वीडियो देखिए तो देखिए, हमको कोई मतलब नहीं, फिर भी हम पेपर और पेन लेकर के बैठते हैं कि हमको क्या नोट्स बनाना है। तो जो व्यूअर्स है ना, जी सर। वो भी एक बार के लिए पेपर और पेन लेकर के बैठे, कि जैसे कि अभी कॉन्फिडेंस को लेकर के आप जो बताएं, निश्चित है कि सिर्फ देखने से जी सर। 10 मिनट के बाद हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन एक बार के लिए अगर जी उसका सर। कॉन्फिडेंस और बगल में उसको वो ठीक करने के लिए क्या किया गया, तो नोट्स बनाना का एक आदत अच्छा होना चाहिए। हर चीज, जो भी बेनिफिट वाला चीज आपको दिख रहा है उसका छोटा बहुत नोट्स एक बना के रखिए, ताकि वो खत्म हो जाने के बाद आप फिर से 1 घंटा का वीडियो देखिएगा नहीं, उस छोटा छोटा चीज के लिए आपके पास बस एक पेपर रहेगा, आप उससे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ कॉन्फिडेंस वाला तो चलिए निकल गया और पैटर्न वाला भी निकल गया, तो ये दोनों को आप जो है ईसीएल के एग्जाम के बाद सुधारें। जी सर बिल्कुल सर। उसके बाद मैंने, क्या भैया कट जा रहा है भैया। हाँ ठीक है, ओके है, रिज्यूम है, सॉरी रिज्यूम भैया, है। सॉरी भैया। नेक्स्ट एग्जाम कौन सा क्वेश्चन था क्या बोले इसके भैया? बाद? ईसीएल के बाद और कौन हाँ सा एग्जाम दिए थे नेक्स्ट ईसीएल के बाद? सर, ईसीएल के बाद सर मैंने नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड दिया सर। डब्ल्यूसीएल जो ईसीएल के बाद था वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, मेरा ओवरमैन नहीं आया था फॉर्म फिलअप करते टाइम। अच्छा तो अच्छा, उसके ठीक। बाद सर मैंने नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड दिया। और जैसा कि ठीक। सर मैंने आपको बताया कि जो पिछला कॉन्फिडेंस का जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, मेरा नॉलेज में कमी था हाँ। और कंफ्यूजन था सर पढ़ाई में, और सर हम्म। पैटर्न चेंज हो गया, तो उसके हम्म। बाद सर मैंने नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का सर एग्जाम दिया। उसमें हम्म। सर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था सर, उसमें भी मेरा 79 मार्क्स है जनरल कैटेगरी से, और उसमें अच्छा। भी सर मैं अभी 1 नंबर वेटिंग में हूँ।
तो मतलब उसमें क्या गलती देखा हुआ सर? मतलब देखा जाए तो दो तो अभी आपके पास ऑफर है, और ये एनसीएल का वेटिंग नंबर वन भी अगर क्लियर होता है तो आपके पास तीन हो जाएगा। डेफिनेटली सर। ठीक है, तो फिर ये बताइए कि इसको, ये फिर एनसीएल में ऐसा क्या रह गया कि फिर से आप एक मार्क्स के लिए वेटिंग पे, ये वेटिंग का जो चक्र चल रहा है ना, ठीक है, ये भी एक लाइफ का पार्ट है, क्योंकि वेटिंग के बाद ही आदमी जो है सिलेक्टेड लिस्ट में आता है। मेरे साथ भी कई सारे एग्जाम जब हम सिम्फर का देते थे तो वेटिंग पे अक्सर आते थे, मैं फेसबुक पे डाला रहता था। और बिल्कुल। हम इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि हम एक पोस्ट डाले थे कि लगता है मेरा जिंदगी वेटिंग पे ही आने के लिए लिखा हुआ है। उसका हम स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो में डालेंगे। तो सही बात है, जी वेटिंग का सर। फेस होता है, लेकिन इसमें फिर जी सर। एनसीएल में क्या गड़बड़ रह गया? सर सबसे बड़ा गड़बड़ तो ये रह गया सर, जो इसमें भी क्या किया सर, नॉन टेक्निकल का जो लेवल था ना सर, नॉर्थर्न हम्म। कोलफील्ड लिमिटेड में, वो हम्म। हम लोग माइनिंग वाले बच्चों के लिए, जैसा कि मैं सर ईसीएल में आपसे कहा था कि उसमें हम्म। ट्रेंड चेंज हो गया सर। तो हम्म। इसमें जो नॉन टेक्निकल का जो क्वेश्चन आया ना सर, वो जो है हम्म। थोड़ा हम लोग के लिए हाई हो गया। तो वो अच्छा। हमारे लिए नॉन टेक्निकल जो मैथ था सर, या फिर जो करंट अफेयर्स थे सर हाई लेवल वाले, या फिर सर हम्म। रीजनिंग थे, तो ये हिंदी था सर, इंग्लिश था, तो ये कहीं ना कहीं सर हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मेरे मतलब पर्सनली मेरे लिए सर थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो हम्म। ये मैं कह सकता हूँ सर, यहाँ पे गलती हुआ। और साथ ही साथ मैं एनसीएल में एक चीज नोटिस किया सर, कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन को तो मैं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सर ईसीएल में जो पैटर्न चेंज हुआ, तो सर जो हम्म। हाई लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछने, लॉजिकली क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछना चालू हुआ। तो मैं हम्म। एनसीएल में सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन और थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन तो मैं कर पा रहा था, पर जो एकदम जीरो लेवल के जो बेसिक क्वेश्चन थे सर, वो मैं गलती करने लगा। क्यों? क्योंकि सर मैं जो हाई लेवल का पढ़ने लगा ना, उसके चलते जो सर मेरा बेसिक था, कहीं ना कहीं सर वो स्लिप करने लगा सर। तो ये वजह रहा सर एनसीएल मेरा ना हो पाने का। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीएल को हम लोग लिख सकते हैं कि आप नॉन टेक्निकल पे ध्यान नहीं दिए थे, पहला चीज। दूसरा, जी आप सर। जो है वैसा क्वेश्चन को सही कर ले रहे थे जो क्वेश्चन अदर स्टूडेंट गलत कर रहे थे, लेकिन आप बिल्कुल। वैसा क्वेश्चन में फंस जा रहे थे जो कि जनरल क्वेश्चन था जो हर कोई अटेम्प्ट कर रहा था। ये आपसे एनसीएल जैसे में सर मिस्टेक। हॉट स्टार्ट एक गलती हो गया सर सर। हाँ, समझ गए, मतलब कि आप प्रिपरेशन इतना कर लिए कि अब जो है आप मतलब इजी क्वेश्चन को भी छोड़ देने लग गए, मतलब इजी क्वेश्चन आपसे गलत होने लग गया, हार्ड क्वेश्चन आपसे बन जा रहा था। तो चलिए, जी सर। इसको सुधारने के लिए फिर बन जा आप रहा क्या था। किए, जैसे एक जो नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन हुआ उसको सुधारने के लिए आप क्या किए फिर? सर नॉन टेक्निकल का मेरे लिए अच्छा ये रहा कि उसी समय सर यूपी माइनिंग इंस्पेक्टर का सर हम्म। वैकेंसी आया था, और यूपी, क्योंकि सर मैं चाहता था, मेरा ड्रीम जॉब भी था सर माइनिंग इंस्पेक्टर में। तो हम्म। मेरा नॉन टेक्निकल सर बहुत जीरो था, मतलब कुछ भी नहीं था सर। तो हम्म। मैंने वहां से क्या किया ना सर, टाइम लेके नॉन टेक्निकल पढ़ना चालू किया। बेसिक हम्म। करंट अफेयर सर हो गया यूट्यूब पे, मंथली या वीकली या डेली स्टेटिक जीके पढ़ना चालू किया सर। मतलब नॉन टेक्निकल को सर मैंने बहुत स्ट्रांग किया उसके बाद से अपने लेवल पे, जहां तक मेरे को लगता है। मैंने माइनिंग स्पेक्टर के लिए नॉन टेक्निकल पढ़ना अच्छा किया, और धीरे धीरे उसको करते 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 स्ट्रांग किया सर। चलिए, यहाँ पे आप नॉन टेक्निकल पे मान लीजिए फतेह कर गए, इसके बाद इजी क्वेश्चन जो आपसे मिस्टेक हो रहा था उसको सॉल्व करने के लिए फिर क्या जी कर सर। रहे सर वहां पे कुछ दिन बाद मेरे को समझ में आया ना सर, कि जो इजी क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहा हूँ, उसको हैं? सर मैं लाइटली लिया। वही सर मेरे से गलती हुआ महानदी में। इजी क्वेश्चन को अगेन मैं लाइटली लिया, मॉक टेस्ट ना देना सर, और अच्छा। कॉन्फिडेंस में रहना, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना कि अरे नो बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो मैं कर ही लूंगा, इसको तो 2-4 दिन में कर लूंगा। तो सर ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना सर महानदी में, मेरे को अच्छे से गिरा दिया सर। जी सर। मतलब कि आप ईसीएल में मिस्टेक किए कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और आप एनसीएल में, जी सर। एनसीएल का बात कर रहे हैं कि एमसीएल का, महानदी का? महानदी का सर बात कर रहा हूँ, अच्छा, जी तो सर। महानदी में आपसे मिस्टेक हो रहा है ओवर कॉन्फिडेंस को लेके, बहुत और ज्यादा नॉर्दर्न क्रॉस में सर नहीं। मेरा नॉन टेक्निकल। हाँ, तो ये कैसे हो रहा है, मतलब एक बार आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए गलत कर रहे हैं, एक बार ओवर कॉन्फिडेंस के लिए, तो बीच का फिर रास्ता कहाँ से निकाले? कोई तो एक लकीर, मतलब वो कहा जाता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब के बीच एक पतला सा लाइन रहता है। बस वो लाइन के उस जी पार सर। आपको ओवर कॉन्फिडेंस मिलता है और उस लाइन के इस पार आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है। तो परफेक्ट मैच्योरिटी बिल्कुल वाला सर। जो लाइन रहता है, वहां पे खुद को कैसे हम्म। स्टैंड किए? जी सर, तो जैसे सर बता रहा हूँ, मैं महानदी का जब एग्जाम दिया, मैं ओवरमैन और सरदार एक साथ हुआ था। तो हम्म। सर दोनों में मैं सर एक एक मार्क्स से दोनों में चूक गया सर मैं। कितना तो कितना जो मार्क्स वहाँ से? ओवर कॉन्फिडेंस, सर एक एक मार्क्स से, एक मार्क्स ओवरमैन में और एक मार्क्स मतलब सरदार में फिर सर। से एक मार्क्स से आप फिर से इधर ईसीएल में भी वन मार्क्स से छूटे, इधर एमसीएल हम्म। में भी दोनों ओएम और सरदार दोनों में आप वन मार्क्स से छूट रहे हैं, है ना? वैल्यू बिल्कुल समझ में बिल्कुल आ रहा सर। है वन मार्क्स का? जी सर।
मेरे को तो बिल्कुल समझ में आएगा सर, इतना फेलियर देखा हूँ सर एक एक मार्क्स से। हम्म। तो मैं समझ पा रहा हूँ सर। तो जो फिर लोग वो देख रहे हैं सर, उनको भी समझना चाहिए कि एक एक मार्क्स का कितना कीमत है सर। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का बीच का लाइन पे आप कैसे स्टैंड किए? सर जब महानदी में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया एक मार्क्स से, तो सर मेरे को लगा कि जो मैं इतनी जल्दीबाजी में जो चीजें पढ़ रहा हूँ, बेसिक को इग्नोर कर दे रहा हूँ। तो सर वहां पे मेरे को बहुत बुरा लगा सर, इतना बुरा लगा कि खुद को गाली देने का मन कर रहा था, या फिर मन कर रहा था कि पढ़ाई छोड़ दूं। ये मतलब डिमोटिवेट हो गया सर अचानक से, जब नहीं हुआ महानदी में इतना अच्छा सर परफॉर्मेंस देने के बाद से। क्योंकि सर बेसिक को मैं ऐसे इग्नोर करता था ना, जैसे कि अरे ये तो मैं कर लूंगा यार, इसमें क्या है। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि अरे सीएमआर तो मैं इतना बार पढ़ा हूँ, बेसिक जरूरत ही नहीं है मेरे को प्रैक्टिस करने का। तो सर मैं सिर्फ हाई लेवल क्वेश्चन करता था। तो वहां से ओवर कॉन्फिडेंस सर मेरा गिरा, नहीं हुआ मेरा। तो तब मुझे सर हम्म। मेरे अपना औकात पता चला कि नहीं भाई, उड़ो नहीं जाता, बेसिक हम्म। जो है वही सिलेक्शन देगा। तो वहां से सर मेरा जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो नीचे आया, कॉन्फिडेंस पे हम्म। आया। और सर वहां हम्म। से मैंने बेसिक को पकड़ना चालू किया, फिर सर मैंने जीरो से स्टार्ट किया सर वहां से। नेक्स्ट एग्जाम आपका कौन सा था इसके बाद? सर उसके बाद से मेरा WCL सर था, वेस्टर्न डब्ल्यू कोलफील्ड लिमिटेड। तो WCL के बारे में बताइए कि यहाँ आप तो पिछला गलती को सुधारे कैसे, वो तो बता दिया, और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा WCL का बताइए। सर मेरे हिसाब से जितना मेरा तैयारी था उस हिसाब से WCL का मैं बेस्ट किया था। टेक्निकल भी अच्छा। बेस्ट था मेरा, नॉन टेक्निकल भी बेस्ट था मेरा। मेरा ठीक है। एक गलती हो गया सर कि उसमें थोड़ा लेंदी पेपर था। बार अच्छा। बार सर एक गलती मेरे से हो गया सर। जैसे मेरे को बी ऑप्शन भरना था सर, गलती से वो C ऑप्शन भर गया। और सर एक और ऑप्शन था, एक और चीज था सर, जो मैं पिछले बार बार से NCL में, महानदी में और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में सर मैं बार बार नोटिस कर रहा था। क्या था वो सर? जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई क्वेश्चन पे अटेम्प्ट किया सर, ठीक है। जैसे हॉट स्टार्टर वाला एक क्वेश्चन है सर। मैंने हॉट स्टार्टर बोला कि कितना डिग्री वो टेम्परेचर या फिर होना चाहिए सर। तो 80 डिग्री होना चाहिए सर। तो हम्म। वहां पे क्या था सर कि मान लो कि मैं कंफ्यूज हूँ वहां पे बेसिक क्वेश्चन पे। तो मैं जब क्वेश्चन पढ़ा कि हॉट स्टार्टर कितना होना चाहिए, तो 80, ठीक है इसका आंसर 80 हो जाएगा। तो मैं क्या करता था सर ना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा 80 आया, पर मेरा दिमाग जो है कंफ्यूज हो गया। मैं जब फिर बाद में इसको रिवीजन करता था ना सर पेपर के लास्ट में, तो मेरे दिमाग, अरे नहीं यार 80 नहीं होगा, 85 होगा, 85 नहीं 90 होगा। तो सर यहाँ पे जो मैं 80 मारा था ना सर, इसको मैं चेंज करके 85 कर दे रहा था, या 90 कर दे रहा था सर। तो ये एक वजह सर मेरे को ना नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी और सर यहाँ इनफैक्ट WCL में सर मेरे को देखने को मिला, जो एक दो नंबर चूक रहा था सर मैं हर पेपर में, दो तीन आंसर जब मैं रिवीजन कर रहा था लास्ट में, तो मैं उसको चेंज कर दे रहा था सर। तो सर इससे एक चीज मैं बहुत अच्छा सीखा कि जो पहली बार में आपने आंसर को टिक मारा है या फिर आपने गोला भरा है, वो 99% चांस रहता है सर कि वो वाला आंसर आपका सही है। और जो आपने चेंज किया वो 99% सर चांसेस कि वो गलत हो रहा है सर। तो WCL में एक वजह ये हो सकता है सर कि मैंने अपना आंसर जो है वो चेंज किया। ये एक वजह था सर कि मेरा WCL में वेटिंग में था मैं। फाइनल मोमेंट में डिसीजन को चेंज कर देना, और होता ही है क्योंकि जी जब सर। मतलब 3 घंटा का, शायद 2 घंटा का वो एग्जाम था ना। जी दो सर। घंटा का एग्जाम में ऐसे भी देखा जाता है कि लास्ट का जो 10 मिनट 15 मिनट बचता है ना, उसमें दिमाग काम हम्म। करना सबसे कम कर देता है, और उस समय लिया हुआ बिल्कुल मैक्सिमम सर। तुक्का मारा हुआ गलत ही निकलता है, क्योंकि उस समय आपके पास एक टाइम कम होने का प्रेशर रहता है, कॉपी जमा करने का प्रेशर रहता है, रोल नंबर भरे कि नहीं भरे वो सब का प्रेशर रहता है। और उस समय दिमाग जो है ना, छोटा चीज का भी एनालिसिस नहीं कर पाता है। इसलिए अगर कोई आंसर को आप बिल्कुल सर। पहले, या मेरे हिसाब से जो हम तरीका क्या यूज करते हैं कि हम कोई भी आंसर आंसर को या तो टिक करेंगे या तो नहीं करेंगे। अगर हम किए हैं तो हम 100% श्योर है उसको हम बदलेंगे नहीं, और अगर नहीं किए हैं बिल्कुल सर। तो फिर जब हम उसके बारे में सोचेंगे, तब हम अच्छा से ही सोचेंगे, ये जानते हुए कि इसमें हमको अच्छा से डिसीजन लेना है। अभी क्या होता है कि आप जैसे जी क्वेश्चन सर। नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए थे और आपको लग रहा था ए और सी दोनों होगा, लेकिन बाद में जब आए जी सर। लेकिन बाद में जब आए तो लास्ट मोमेंट में क्योंकि टाइम का प्रेशर रहता है, तो आप जो है उस समय गलत डिसीजन ही लेके चलते हैं। तो WCL का भी समझ में आ गया, आप जो है बार बार आंसर को चेंज कर रहे थे टाइम प्रेशर के जी कारण। सर। तो उस वजह से आपका फिर से ये एक दो मार्क्स से, 1 मार्क से ये भी छूट गया, हालांकि इसका शायद वेटिंग क्लियर हो गया है ना आपका। जी सर, अभी क्लियर हो गया है सर। चलिए, अच्छा बात है कि इसका वेटिंग क्लियर हो गया। इसके बाद कौन सा एग्जाम आप दिए थे? सर उसके बाद से SECL सर दिया मैं। इसके बाद आप SECL दिए, इसके बाद तो UPPCS भी हुआ था ना, इससे पहले? सर यूपी पीएसटी वाला सर NCL के बाद हुआ था, जहां तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ।
एनसीएल के बाद तो एनसीएल के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं और एमसीएल के बारे में भी बात कर जी लिए हैं। सर। डब्ल्यूसीएल तो चलिए, यूपीपीसीएस के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे आप प्री निकाले थे और मेंस में आप जी चुके सर। थे। तो जी सर। प्री तो अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, यूपीपीसीएस का एक अलग ही स्ट्रेटेजी बनेगा क्योंकि ये तो कोल इंडिया से अलग बिल्कुल एग्जाम सर। है, हम लोग कभी बाद जी में सर। डिस्कशन करेंगे। तो एसईसीएल पे आते हैं कि जी एसईसीएल पे क्या हुआ, क्योंकि एसईसीएल में जो टॉपिक को हम छेड़ना नहीं चाहते हैं कि नंबर बहुत ज्यादा इधर उधर हुआ, समझ में आता है, लेकिन आपका जो मेरिट था वो पहले भी स्कोर 93 था, अभी भी स्कोर उसी के लेवल पे आगे पीछे जो भी हुआ, तो हमको लगता है आप एक ऐसा परफेक्ट कैंडिडेट है जो मार्क्स का कम या ज्यादा होने से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए इस बारे में हम जी लोग सर। आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट रहता है जिसका मार्क्स कम होने के कारण वो छंट गया या फिर मार्क्स ज्यादा होने के कारण वो सिलेक्ट हो गया, तो वो एक परफेक्ट कैंडिडेट नहीं होता। इसलिए ये आप ज्यादा बेटर बता पाइए क्योंकि आप वहाँ पे कांस्टेंट थे। तो एचसीएल के बारे में जी बताइए सर। कुछ, यहाँ आप किस तरह से अपना पैटर्न रखे तैयारी करने का, और फिर इसमें क्या क्या प्लानिंग किए थे अपना। जी सर, पहले मैं बता दूं, एसएससीएल में मेरा इनिशियली 91 मार्क्स थे। और जब अच्छा। मार्क्स का ऊपर नीचे हुआ तो मेरा 91 से 93 मेरे मार्क्स हो गए सर। जी अच्छा। सर। और आप जैसे पूछे सर, एसएससीएल में ऐसा गलती मैं क्या नहीं किया जिससे मेरा सिलेक्शन इस बार हो गया सर। तो सर हम्म। इसमें सबसे बड़ा वजह ये था कि जो मैं पिछली गलतियां कर रहा था सर, ईसीएल में, एनसीएल में, यूपीपीएससी में या फिर डब्ल्यूसीएल में, महानदी में, तो मैंने वो चीज बताया ना सर कि मैं लास्ट मोमेंट पे आंसर चेंज कर देना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक समय पे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, या सर बेसिक को इग्नोर कर देना सर। तो जब मैं मेरा नहीं हुआ सर महानदी के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया सर। और सबसे बड़ी गलती मेरी क्या थी सर, मैं मॉक टेस्ट को इग्नोर करता था सर। मैं बहुत हम्म। कम मॉक टेस्ट देता था। उसके बाद से सर मैं क्या किया ना, डब्ल्यू के बाद से मैंने हम्म। कंटिन्यूअसली 200 से 250 सर मॉक देना डेली स्टार्ट किया सर। हम्म। मैं डेली सर मतलब 200 से 250 300 मॉक देना स्टार्ट किया। और मॉक देने के बाद सर मैं अच्छे से एनालिसिस करता था सर उसको। मतलब बहुत टाइम देके सर, 2 घंटे मैंने मॉक दिए अगर, तो 2 से 3 घंटा मेरे को उसको पूरा सेटअप करने में सर, कि इसका कैसे गलती हो रहा है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। सर जो लड़के मॉक दे रहे हैं ना, वो ऑलरेडी जान जाएंगे कि नहीं भाई, मेरा मॉक देने के बाद कि मैं, नहीं भाई मेरा ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, मुझे इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप ईमानदार हो सर तो पता चल जाएगा। तो यहाँ से सर मैंने बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ, पहला ये रहा सर। दूसरा, बेसिक जब पढ़ना स्टार्ट किया सर, तो मेरे को फिर से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं भाई तुमसे हो पाएगा, अब की बार तुम्हारा हो जाना चाहिए। क्योंकि इस बार मैंने बेसिक भी कंप्लीट किया, नॉन टेक्निकल भी अच्छे से किया। और सर जो अच्छा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, लॉजिकल क्वेश्चन थे, मैंने उस पर भी फोकस किया। और सबसे बड़ी बात ये रहा सर, जो हर एग्जाम में मैं आंसर चेंज कर रहा था, ए का बी, बी से ए कर रहा था सर, इस बार भी सर 2 क्वेश्चन पे मेरा डाउट हुआ है कि नहीं नहीं लास्ट में इसको चेंज कर देता हूँ। पर मैं इस बार सर, मान चलिए सर, आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं कसम खा के गया था कि नहीं भाई इस बार कुछ भी हो जाए, जो आंसर मारा हूं मैं वही रहने दूंगा, उसको इस बार चेंज करूंगा ही नहीं सर। तो ये एक वजह रहा सर कि इस बार सब कुछ ठीक कर दिया, जो भी मैंने पिछली गलतियों से सीखा, सबको कंबाइन किया, फिर से सर एक बार फोर्स लगाया सर, अपना बेस्ट दिया, और सर इस बार फाइनली मेरिट में हूँ सर। तो यहाँ पे एक चीज और हम लोग देखते हैं कि मॉक टेस्ट देना जी सर। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद आपका जो गलती जी हुआ है सर। उसको एनालिसिस करना कि ये कैसे गलती हुआ। ये गलती का भी कुछ कुछ पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा कि हमको आता नहीं था, दूसरा पार्ट हो जाएगा जी हमको सर। आता, बट हम श्योर नहीं थे, तीसरा पार्ट हो श्योर जाएगा कि नहीं थे, हमको हाँ। आते हुए हम गलती कर दिए। तो ये मॉक बिल्कुल टेस्ट सर। का 100% यूज तभी हो पाएगा जब आप मॉक टेस्ट देने के साथ साथ अपना गलती किया हुआ क्वेश्चन को सबसे पहले सुधारें, और इसके बाद जो क्वेश्चन सही हुआ है उसके बाद देखिए। अब हम्म। क्या होता है ना, 100 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट किया और आपका 80 सही हो गया है, तो मेरे हिसाब से जी 20 सर। क्वेश्चन जो गलत हुआ है उस पर तो डिस्कशन होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। प्लस 80 जो आपका हम्म। सही हुआ है ना, उसमें से हो सकता है 5 कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ना जो आप कहीं ना कहीं जो है रैंडमली आप मारे थे और वो हो गया था, मतलब आपको पता है कि वो हम्म। आपको नहीं आता है, लेकिन नहीं वो आता है, हमको नहीं बिल्कुल पता सर। रहेगा क्योंकि हम आपका मार्क्स देख रहे हैं, हम्म। तो हमको लग रहा है कि नितेश को वो आंसर आता था, लेकिन आपको पता है कि वो नहीं आता था आपका, आप रैंडमली उसको मार दिए। बिल्कुल सर। और तो वैसा हम्म। क्वेश्चन को भी सेलेक्ट करके फिगर आउट करना कि ये जो क्वेश्चन है हम रैंडमली मारे थे और ये सही तो हो गया, चलो सही है, क्या गारंटी है नेक्स्ट टाइम भी ये चीज काम कर जाएगा। तो वो क्वेश्चन को भी बिल्कुल। अपना गलती नहीं काउंट कर देना है कि ये सब हम रैंडमली मारे थे, सही तो हो गया लेकिन हमको इसका जानकारी नहीं था, तो हमको इस पर भी एनालिसिस करना है। तो ये हो गया मॉक टेस्ट का जो आपका बिल्कुल सर। काम।
एससीसीएल में तो। सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं सर मॉक टेस्ट में, कि जब आप मॉक टेस्ट कोई भी दे रहे हैं तो आप कोशिश करिए ना कि उसको तुरंत एनालाइज करने का, तुरंत। क्योंकि बाद में आप मान लो सुबह सर मॉक दिए और शाम को अगर कर रहे हो ना सर, तो उस समय वो माइंड जो है ना वहाँ पे वो सर्कुलेट नहीं कर रहा है सर। सही तो बात आप है। तुरंत अगर करेंगे ना तो ज्यादा बेनिफिशियल काम करेगा सर वहाँ पे आपके लिए, या जो भी हम्म, देख रहे हैं उनके लिए। सही बात है। तो यहाँ से मतलब आप जो जी है सर। काफी ज्यादा सुधार किए, कम से कम 3-4 एग्जाम सीखने के बाद हमको लगता है व्यूअर्स को कम से कम जो गलती हम लोग डिस्कस किए हैं वो गलती वो लोग अब रिपीट ना करें, क्योंकि वो रिपीट होगा आपका चांसेस जाएगा, आपका अटेम्प्ट जाएगा। क्योंकि अभी वैकेंसी जो है देख रहे हैं 2 साल 3 साल में एक बार आ रहा है। सीसीएल का वैकेंसी देखिए, बिल्कुल बैकलॉग सर। को हटा दिया जाए तो 5 साल बाद, 5 साल में भी वैकेंसी नहीं आया है। बीसीसीएल 8 साल के जी बाद सर। वैकेंसी दिया, वो भी ओपन वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टेक का कोई चांसेस नहीं रहता है। चलिए यहाँ बिल्कुल पे ना सर। थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, मेरा जूम वाला जो है प्रो वर्जन नहीं है, तो 10 मिनट में एंड हो जाता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा एंड करते हैं और फिर से ज्वाइन होते हैं। ठीक है। ठीक है ओके। सर। जी भैया। हाँ तो नितेश जी, हम लोग जहाँ से रुके थे वहां से फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रो वर्जन नहीं है, तो हम एक साथ ज्यादा कुछ तो वो कितना, शायद आधा घंटा से ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट, अब जी हम लोग सर। जो है एससीसीएल तक डिस्कस कर लिए थे कि एससीसीएल में आप का क्या स्ट्रेटेजी रहा था, आप किस तरह से एससीसीएल को क्रैक किए थे। अच्छा, ये जी सर। बताइए कि अगर ऐसा 5 कॉमन मिस्टेक आपसे पूछा जाए जो आप या आपके जैसे कैंडिडेट जो कर रहा है और उसको जल्दी से जल्दी सुधार हो जाना चाहिए, तो वो कॉमन 5 मिस्टेक पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा। जी। जैसा कि सर 5 कॉमन मिस्टेक जो मैं किया हूँ, या फिर जनरली जो बच्चे करते हैं जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे अच्छा, हैं सर, यहाँ या यहाँ फिर आप आप को यहाँ यहाँ आप जो है ना अपने फ्रेंड्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपके क्लासमेट भी होंगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आखिर वो भी तो कुछ मिस्टेक कर रहा होगा। तो आप उसके बिल्कुल मिस्टेक्स, सर। अपने मिस्टेक्स, और एक कॉमन मिस्टेक मतलब जो एक मास पर्सन कर रहा है उसके बारे में बात करना है, नॉट पर्सनल। है ना? चलिए। ठीक है सर, जितना सर मैं बच्चों से मिला हूँ या फिर खुद का एक्सपीरियंस को कंबाइन करके मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। सर सबसे पहला तो ये है कि आप कोई भी सब्सिडरी का एग्जाम दे रहे हैं, उसका जो हम्म। भी सिलेबस है ना सर, उसको ठीक से हम्म। ना देखना सर, कि उसका हम्म। पैटर्न क्या है सर। ठीक है, उसको पैटर्न को अच्छे से, सिलेबस को अच्छे से कवर ना करना सर, एक सबसे बड़ा कमी ये है सर, कि आप बिना कुछ उसको देखे, बिना कुछ सोचे कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं सर। मतलब एक्ट, मान लीजिए कि सर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वीटी रूल नहीं पूछा गया है, या पूछा हम्म। गया एग्जाम्पल के तौर पे सर, वीटी रूल नहीं पूछा गया है या पूछा गया है, आप पढ़ रहे हैं उसको, तो अगर वो हम्म। नीड नहीं है आपका तो आप मत पढ़िए ना। मतलब जो सिलेबस में आपसे डिमांड किया गया है आप उतना पढ़िए, डेट्स इट, वो आपको जॉब दे देगा। तो सर पहला तो मुझे ये लगता है सर। दूसरा सर ये है कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाई करना है, मान लीजिए सर कि आपको प्लान एंड सेक्शन का सर कोई भी कुछ भी पढ़ना है सर, ठीक है, जनरल रिक्वायरमेंट पढ़ना है सर प्लान का, तो उसके बारे में सर आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा ना करें सर। जैसे गजट में भी सर कुछ है, सर्कुलर में भी कुछ है, आजकल जैसे देख रहे हैं सर गजट से भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सर हम्म। आप उसको ना अच्छे से कंबाइंड करके ना पढ़ना, उसके बारे में रिसर्च ना करना उस टॉपिक के बारे में, मतलब हम्म। कुछ भी अननेसेसरी भी पढ़ लेना, तो आप उसको प्रॉपर रिसर्च करिए और फिर उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके फिर अच्छे से उस बारे में ध्यान दीजिए। हम्म। और सर उसके बाद सबसे तीसरा सर वजह जो मेन लगता है ना सर, पुअर टाइम मैनेजमेंट। अच्छे से सर टाइम को मैनेजमेंट ना कर पाना, जैसे कि मान लीजिए सर कि आपको आज ये चीज पढ़ना है, आज आपने 10 टॉपिक डिसाइड किया कि मेरे को आज 10 CMR पढ़ना है, या फिर एक चैप्टर या 2 चैप्टर 3 चैप्टर, आपकी जितनी भी ये है, आप उतना तो कर लिए कि सर आज मेरे को टारगेट ये है, इतना पढ़ना है, पर सर आप उसको ना पढ़ नहीं पाए। आप बोले अरे यार चलो आज सो जाता हूँ यार, तो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तो सर ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना सर, एक बच्चा जो बहुत सीरियस है पढ़ाई को लेकर, उसको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए सर, कि मेरा टारगेट क्या है, मेरे को कैसे क्या करना है। तो सर टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए सर मेरे हिसाब से सबको। और सर उसके बाद जो सर ये है जो मैं बताया आपको, मेरा सर और मेरे दोस्तों का ओवर कॉन्फिडेंस सर, कि मान लीजिए आपको ना कोई बुक पे अच्छा कमांड है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, तो आपको ना सर मतलब जो इसको मैं, जैसे मैं था सर, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना कि अरे भाई मैं तो सब जान रहा हूँ, मेरे को कौन ये करेगा, तो टीचर का बात नहीं सुनना, अलग ही ईगो में रहना सर, एक ये भी वजह है जो कॉमन मिस्टेक हो सकता है सर मेरे हिसाब से, कि जो सिलेक्शन में बाधा डालता है, जो एक किसी को भी सर, जो भी लड़का तैयारी कर रहा होगा। और सर सबसे एक लास्ट सर और लगता है मेन भी मुझे,
कि आप ना सर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, या जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, और सर आप उम्मीद बहुत कर लेना सर परीक्षा से कि अरे ये मैं इस बार ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सर आप ज्यादा उम्मीद मत करिए, बस जो भी सिलेबस को दिया गया है आप अच्छे से फॉलो करिए। डेफिनेटली सर आप इसमें सक्सेस पा जाएंगे सर। और सबसे बड़ी बात सर कि आपको ना मॉक सर दीजिए। ज्यादातर बच्चों को देखता हूँ मॉक देना, एनालिसिस ना करना सर, ये भी एक चीज है। या फिर आज सीएमआर का एक चैप्टर पढ़े, कोई भी प्लान एंड सेक्शन से सर कोई चैप्टर पढ़े आप, तो उसको सर कल रिवीजन ना करना। मतलब आज प्लान एंड सेक्शन पढ़ लिए, कल हॉलेज पढ़ लिए, परसों वेंटिलेशन पढ़ लिए, और सर इधर पीछे वाला छूट रहा है। तो सर ये ना करके सर आप टाइम टू टाइम उसको रिवीजन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक दीजिए, उसको एनालिसिस करिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जिए। ये सब करें सर तो बेसिक कॉमन मिस्टेक मेरे हिसाब से और मेरे दोस्तों के हिसाब से लगता है मुझे। मतलब कि शॉर्ट में बोला जाए तो सिलेबस पे फोकस करना और सिलेबस के थ्रू ही आगे बढ़ना। दूसरा हो गया कि बिल्कुल। जो टॉपिक्स पे प्रॉब्लम है उस पे पर्टिकुलरली अच्छे से रिसर्च कर लेना। जैसे कि अभी ये आया था एक क्या बोलते हैं उसको, इसका क्वेश्चन था रिस्टोरेशन। बीसीसी। रिस्टोरेशन अच्छा। को लेकर के एक जो पार्क बनाया जाता है उस वो टॉपिक जो है बहुत हॉट टॉपिक था। ये जी सर इन्वायरमेंट को बिल्कुल। लेकर के, लेकिन रिस्टोरेशन को आदमी वो रिक्लेमेशन। बैक फिलिंग और ये सब को लेके जो कंफ्यूज हो जा रहा था, वो रिसर्च से सही होगा। तीसरा हो गया टाइम बिल्कुल मैनेजमेंट। सर। टाइम मैनेजमेंट में आ गया कि जैसे कि आप जो अपना जो तय किए हैं आज का, जो अपना, जी सर, टारगेट। हाँ टाइमिंग, उसको टारगेट रहा है फिक्स सर। रहना उस पे। हाँ टारगेट पे फिक्स रहना। टारगेट से पीछे जाने का मतलब होता है कि वो आपका जो है डिसिप्लिन गड़बड़ा रहा, आप गलत डिसिप्लिन में। अगर गड़बड़ा आप जाना। परफेक्ट डिसिप्लिन वाला कैंडिडेट है तो आपका टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं गड़बड़ा सकता है। नेक्स्ट जो हो गया बिल्कुल सर। कॉन्फिडेंस में कंट्रोल रखना। इस पे हम ये चीज भी जी जोड़ सर। देंगे कि जैसे होता क्या है कि मेरे पास एक बुक है, उसको हम बहुत अच्छा कमांड कर चुके हैं, लेकिन क्या होता है हम उसको महीना महीना भर नहीं पढ़ रहे ये सोच के कि हमको वो तो अच्छा से आता है। हम्म। ये नहीं है, हमको कितना भी अच्छा से आता है, भले हम हर 3 दिन में पहले रिवाइज करते थे तो 6 दिन में करेंगे, लेकिन करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है। जी एक्सपेक्टेशन सर। ज्यादा नहीं रहना, ये तो गीता में भी कहा गया है कि हम लोग को अपना कर्म करना है। हमको नहीं पता कि बिल्कुल मेरा सर। कंपनी में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कंपनी रहेगा कि नहीं रहेगा। हमको एग्जाम में परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, ईमानदारी से अपना बेस्ट देते हुए परफॉर्म करना है। बस यहीं पे मेरा खत्म हो जाना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या बिल्कुल होगा, सर। एरिया कौन सा मिलेगा, पोस्टिंग कहाँ मिलेगा, बात का चीज है, ये अभी नहीं सोचने का समय। बिल्कुल। इसके बाद हो गया बिल्कुल कि सर। मॉक को एनालिसिस करना, कि आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे किसी भी बुक से किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं, उसको देख के वहीं पे बंद नहीं कर देना है। उसको देने के जी बाद सर। उसी 100 क्वेश्चंस को फिर से एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसको जो है क्या बोलते हैं डिफरेंशिएट करना है उस डिफ्रेंशिएट टॉपिक से। करना, जी सर। और उसी टॉपिक से और क्या क्या हो सकता है, वो हॉट टॉपिक को भी सेलेक्ट कर लेना है। तो मॉक का यहाँ से एक फायदा निकलना ये स्टार्ट हो गया। और बिल्कुल इसके सर। बाद जी सर। फिर है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन जो हो गया कि जैसे कि अभी हम कोई थ्योरी पढ़े, वो निश्चित है कि 24 आवर के अंदर हम लोग का दिमाग भुलाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसी ट्वेंटी फोर बिल्कुल आवर सर। के अंदर आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, तो वो परमानेंट मेमोरी की ओर शिफ्ट होने लगता है। जैसे दिमाग का भी कहा गया है कि आप कुछ भी देखिए, एक बार देखिए 24 आवर के अंदर वो जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी ट्वेंटी फोर बिल्कुल आवर के सर। अंदर आप एक बार फिर से उसको देख लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं 2-5% जो है वो परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग बिल्कुल का सर। मोटिव है परमानेंट मेमोरी पे उसको ट्रांसफर करना, और वो ट्रांसफर करने के लिए आपको एक बार रैंडम एक्सेस मेमोरी पे लाना पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा और फिर वो जाएगा आपका हार्ड ड्राइव पे। यही प्रोसेस है, इसको हार्ड फॉलो ड्राइव। करना चाहिए। तो चलिए 5 मिस्टेक्स तो हो गया। अच्छा आप बताइए कि सर आप, इसमें ग्रुप हाँ इसमें सर बोलिए। ग्रुप डिस्कशन भी एक बहुत बेनिफिट सर साबित कर सकता है। जिनका ग्रुप है सर अपना अच्छा अच्छा बच्चों लेकिन का, ग्रुप तो डिस्कशन वो का जो एक डिमेरिट भी है। ग्रुप डिस्कशन का एक हम्म। डिमेरिट भी सबसे बड़ा जो हमको लगता है अभी के टाइम पे, ये है बिना हम्म। मतलब का क्वेश्चनिंग करना। मतलब कुछ भी कोई हम्म। टॉपिक से उसको मतलब है नहीं है, उसको एक नाम दे देना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछ देना। हम्म। जीडी का अगर आपका टीम अच्छा है तो ही काम देगा, टीम अच्छा नहीं है अकेले पढ़िए मेरे हिसाब से जो है, क्योंकि जीडी हम्म। का आपके पास हो सर। सकता है टीम अच्छा हो, लेकिन हर हम्म। किसी के पास वो टीम मिलना इम्पॉसिबल है। बोलिए बात। इम्पॉसिबल। जैसे सर मैं यूपी से हूँ सर, गोरखपुर से हूँ, तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं था माइनिंग में उतना अच्छा कोई खास। तो मैं क्या हम्म, करता था सर ना जी, कोई भी टॉपिक मान लीजिए मैं पढ़ा, कोई भी एक रैंडम टॉपिक पढ़ा, तो मैं हम्म, उस विचार को ना सर, जो भी मैंने पढ़ा उस बारे में जितना भी नॉलेज है मेरे को, तो मैं क्या हम्म, करता था सर, ब्लैंक कॉपी में उसको मैं लिखता था।
और फिर मैं मैच करता था कि मेरे को कितना आ रहा है और कितना मेरे को सीखना चाहिए। तो ये सर, हम्म। ये भी काम कोई अगर चाहे तो कर सकता है अगर। सही है। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि आप जब पॉलिटेक्निक किए, फिर आपका पहला एग्जाम जो ईसीएल का था, हमको लगता है ये 2022 या 21, 22। 22 का एग्जाम था, 22 का सर। 22। हम्म। और आज है 24 का एंड आने वाला है। 24। हम्म। और इसी बीच हम लोग देखे भी कि कई सारा पेपर लीक और इस तरह का भी रूमर बहुत सारा चला। आप देखिएगा एमसीएल के एग्जाम में कई सारा सेंटर्स का कुछ कुछ वीडियो वायरल हुआ, जिसका कोई मतलब पुष्टि नहीं हो पा रहा, फिर भी एक कहीं ना कहीं जो तैयारी करने वाला कैंडिडेट है उसका दिमाग पे लगता है थोड़ा बहुत। इसके बाद बिल्कुल आप सर। डब्ल्यूसीएल में भी देखिए, डॉग्स और कैश डॉग्स वाला क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारा जो विवाद चलते रहा। इसके चला बाद सर, हाँ। एचसीएल में भी मार्क्स को लेकर के विवाद चला। लगभग अभी हाल में होने वाला हर एग्जाम के देख रहे हैं। बीसीसीएल में भी कोई एक कैंडिडेट का रोल नंबर फोटो मैच नहीं कर रहा था, तो उससे जो भरवाया जा रहा था एक पेपर, उसको लेकर के बोल दिया कि पेपर लीक हो रहा है। तो ये सब का कहीं ना कहीं दिमाग पे असर पड़ता है वो कैंडिडेट का, जो बिल्कुल। कैंडिडेट वाकई तैयारी कर रहा है। तो इसको 3 साल तक, क्योंकि 22, 23, 24, ये 3 साल तक फेस करना, मतलब कैसे फेस किए इसको? सर सबसे बड़ा बात तो सर, ये जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है सर, इसको अगर आप पॉजिटिव लीजिएगा ना, तो जितने भी सर ये प्रॉब्लम है ना कहीं सर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं, मेरे को और इतना प्रॉब्लम चल रहा है तो मेरे को ऐसा करना है कि मेरे को इतना मेहनत करना है कि मैं इसके जो, जैसे सर मैं वेटिंग में था सर, तो हम्म। आपको इतना मेहनत कर देना है कि एटलीस्ट आप सेफ मतलब निकल जाए सर, ऊपर ऊपर से निकल जाए, नीचे नीचे से लटके नहीं सर। तो एक चीज तो सर, आप जो भी प्रॉब्लम बोले, जैसे लीक हो गया, हुआ नहीं हुआ सर, या फिर जो भी प्रॉब्लम हुआ, तो इससे कुछ कर तो नहीं सकते हैं सर, डिमोटिवेशन तो सबको होता है सर। पर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, पढ़ाई के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ताकि आप अच्छे से निकल जाएं सर। यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सर अभी उस चीज में। मतलब जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल में करने का कोशिश भी नहीं करना है, जो चीजें कंट्रोल में है उसको हम्म। पूरी तरह से कंट्रोल में लेके रखना है। चल। यही चीज हम लोग समझ बिल्कुल सकते सर। हैं। इसके बाद देखें तो आप जैसा कि सुनने में आया कि आपका जो भी, मेरे हिसाब से 1 मार्क्स के लिए जितना भी एग्जाम आपका रुका है, अगर जी आप सर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो बट आप बनाए नहीं थे उस समय, या फिर जो भी रीजन रहा होगा आपका बन नहीं पाया था, तो जी सर। ईडब्ल्यूएस नहीं रहने के कारण, सोचिए अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस रहता तो आप अपना पहला एग्जाम ही क्वालिफाई किए रहते। ईडब्ल्यूएस जी सर। नहीं रहने के कारण इतना सारा प्रॉब्लम होते रहा, और फाइनली एससीसीएल में फिर से आपका सिलेक्शन होता है बिना ईडब्ल्यूएस का। आप जनरल से, चूंकि यूआर से आप क्वालिफाई किए हैं, तो जी वो सर। झटका लगना लाइफ में कि मेरे पास वो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट नहीं था, से लेकर के अब हमको रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। लंबा हम्म। सफर है, इंतजार करवा दिया। हम्म। सोचिए, तो आप 2 साल जॉब से वंचित रह गए। बिल्कुल। कैसे इसको, हम्म। मतलब आप फेस किए, किस तरह से इसको आप लिए अपने लाइफ में? और चूंकि आपका ईडब्ल्यूएस नहीं रहने के कारण आपका जॉब, पहला जॉब छूट गया था, और आज एससीसीएल में आप मेरिट में 17th रैंक पे आए हैं। तो यहाँ तक का आप सफर कैसे तय किए, क्या क्या चीज किए, इसके बारे में बताइए। क्योंकि देखिए अभी होता क्या है, बहुत बिल्कुल। आदमी सर्टिफिकेट पे डिपेंडेंसी बढ़ा देता है, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं दिमाग पे अगर ये आ जाए कि सर्टिफिकेट पे डिपेंडेंसी नहीं रखना है, तो भले ट्रायल आपका थोड़ा सा 1-2 अटेम्प्ट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप उस चीज से ऊपर चल जाते हैं। तो इसके बारे में ऊपर बताइए। चले जाते हैं, बिल्कुल सर। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा सर। जैसे मैं ईसीएल में अगर मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मैं होता, या फिर किसी भी सब्सिडरी में जो भी मैंने अटेम्प्ट किया है, तो मैं अभी उसमें क्वालिफाई कर चुका होता और मैं अभी जॉब कर रहा होता सर। पर बात यह है सर कि मेरा किसी कारणवश ईडब्ल्यूएस नहीं बना, और जब नहीं बना सर, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि सर या तो मैं क्विट कर दूं, या तो सर मैं ऐसा करूं कि मैं डायरेक्ट सर अपना यूआर, जो जो जितने यूआर के सीट हैं सर, मैं उसमें क्वालिफाई करूं। बिल्कुल सर, मेरे को कभी कभी दुख लगता था सर, पहले जब मैं डिस्क्वालीफाई हो गया मैं, तो मेरे को लगा कि यार 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 ईडब्ल्यूएस होता तो मैं अभी आज जॉब कर रहा होता, ये कर रहा होता, वो कर रहा होता। पर सर लाइफ का एक पार्ट है सर, जो भी नहीं है आपके पास, अभी सर मेरे पास ईडब्ल्यूएस है, जब मेरे पास नहीं था सर, और अभी है, तो जो था सर वो एक्सेप्ट किया सर, क्या कर सकते हैं सर इसमें। पर एक चीज सर इससे सीखने को मिला ना, जब आपके पास कोई सहारा नहीं रहता सर, जैसे मैं अपना बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई सहारा नहीं था ईडब्ल्यूएस का या फिर किसी भी कैटेगरी का, तो मुझे पता था भाई कि तुमको जो है, तुमको ऊपर ही रहना है, तुमको सबसे बेस्ट ही बनना पड़ेगा। अगर तुम बेस्ट नहीं बनोगे, तो तुम्हारा यहाँ पे कहीं रोल नहीं है, तुम भाई जाओ घर। तो सर ये मोटिवेट किया ना होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये रहा
कि मेरे को पता था भाई तुमको मेहनत करना पड़ेगा, और ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं सर यूआर में होने का मिला सर मेरे को। रिज्यूम हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट जी तो सर। अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि चलिए ये तो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज हुआ था। अभी जैसे कि जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहा है, हम लोग अभी वो स्टूडेंट का बात कर रहे हैं जो जिसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है और अब जस्ट अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो वो उसके लिए उतरेगा। वैसा स्टूडेंट को बिल्कुल। अभी क्या करना चाहिए, और स्पेशली वैसा स्टूडेंट को टारगेटेड किया जा रहा है जो अभी एवरेज पे है, जो अभी तक अपना आंख नहीं खोले, जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए प्रिपरेशन, उसके लिए। क्योंकि जो चल रहा है, जो पहले से तैयारी कर रहा है, वो धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस ले ही जाएगा। लेकिन वैसा स्टूडेंट जो फिर से वही हो रहा है ना, 1 मार्क से छूट जा रहा है, 2 मार्क से छूट जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ में छूट जा रहा है, ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि आप इसी फील्ड से गुजरे। अच्छा सर, सबसे पहला बात, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से जो भी भाई लोग चूक जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा बात भाई, आप डिमोटिवेट मत हो, ये समझ जाओ कि अगला जो भी वैकेंसी है उसमें आपका नाम होने वाला है। ये तो पहला चीज क्लियर हो गया। और दूसरा सर, आप ये बोले हो कि जो भी लड़के अभी ओवरमैन सर्टिफिकेट है उनके पास, और जो पहला अटेम्प्ट देंगे या दूसरा अटेम्प्ट देंगे या तीसरा अटेम्प्ट देंगे, तो भाई सबसे पहला बात यह है कि आप आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं एग्जाम में। जैसे मान लो आप ईसीएल में डीजे देशमुख का आया, या फिर नॉन टेक्निकल आया, किसी में मैथ पूछ रहा है, किसी में कुछ पूछ रहा है, तो हर सब्सिडरी का पार्टिकुलरली एक ट्रेंड फॉलो करता है कि भाई हमारा ये टॉपिक है, हमारे ये सिलेबस है, आप इससे पढ़ो। तो आप ना बेसिक से स्टार्ट करो, सीएमआर से स्टार्ट करो, एक्ट पढ़ो, रूल पढ़ो, रेस्क्यू रूल पढ़ो, जो जितना बेसिक जा सकते हो ना, आप एक चीज को बार बार पढ़ो। और जैसा कि रविशंकर सर मैंने आपका बताया था 10 वो रूल वाला, आप अगर आप लोग चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं कि एक चीज को आप 10 बार पढ़िए, और जितना बेसिक हो सकता है ना आप उतना बेसिक करिए। पहला तो ये हो गया। और जब बेसिक पे थोड़ा आपको लगे ना कमांड बन रहा है, तो आप कहीं से भी मॉक टेस्ट का जुगाड़ करो। कहीं से भी, आजकल तो मार्केट में अवेलेबल है ही। तो उसके बाद सर आप मॉक देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना, सिलेबस को अच्छे से फॉलो करना, और सिलेबस के हिसाब से मॉक देना। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी मॉक दिए जा रहे हैं, पता नहीं जो काम का है नहीं भी है। तो सर आप इस चीज को ना कंबाइन करके एक पूरा प्लान बनाओ, एक स्ट्रक्चर बनाइए सर पूरा अपना स्टडी का, कि भैया पहले हमको बेसिक पढ़ना है, एक्ट पढ़ना है, रूल पढ़ना है, सीएमआर पढ़ना है, रेस्क्यू रूल पढ़ना है। फिर उसके बाद से धीरे धीरे आप मॉक दीजिए, तो आपका डेफिनेटली निकलेगा सर। तो इस चीज को आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मतलब कि मोटिवेटेड रहना है, ट्रेंड को फॉलो करते रहना बिल्कुल। है, और क्वेश्चंस हम्म। जो उस ट्रेंड के थ्रू आ रहा है वैसा क्वेश्चंस को बार हम्म। बार अटेम्प्ट करते जाना है। अच्छा, यहाँ से बिल्कुल फिर एक सर। क्वेश्चन आता है कि एक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब एक मॉडल स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर हर किसी के लिए अलग होगा, लेकिन फिर भी एक बिल्कुल मॉडल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि इसको ही, मतलब इसी स्ट्रक्चर की ओर अगर हम फॉलो करते रहे और इसी पे अपने हिसाब से तब्दीली करते रहे तो ये वर्किंग रहेगा। सर, स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। पहले तो आप समय लेकर ये कर सकते हैं। और मैं क्या करता था सर, पहले एक स्ट्रक्चर बनाता था कि भाई ये सिलेबस है, और मेरे को 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना, जितना भी सर एग्जाम में टाइम है, और जो भी आपका लेवल है, उस हिसाब से सर मैं प्लान करता था पढ़ाई को। सर मैं अभी भी एक डायरी रखा हूँ सर, ये छोटा सा डायरी सर मैं खरीद के रखा था। तो इसमें क्या करता था सर, जो जो टॉपिक मेरे को पढ़ना होता था सर, मैं लिख लेता था। कि जैसे ये सर अगर दिख रहा होगा सर आपको, तो कि मेरे को इतना पढ़ना है, हिंदी इतना पढ़ना, जैसे ये माइनिंग इंस्पेक्टर का है सर, अगर तो मेरे को हमारे हिंदी इतना पास पढ़ना है। टॉपिक को अच्छा से रखिएगा ताकि दिख पाए, है ना। आप सर मैं आपको लगभग, फोटो खींच के भेज दूंगा, आप उसको आप वो कर दीजिएगा, चलिए ठीक है। लगा दीजिएगा सर। ये आपका हाँ। डेट भी तो दिख सर रहा है, मैं क्या सात दस करता, दो हजार बाईस है ना। हाँ 7 को लगभग सर, 8 को सर। लगभग 2 साल होने वाला, इसी महीना का है, 10वां महीना का देखिए है ये। सर, आप देखेंगे तो 9 10 11 12, जो भी जिस हाँ। भी डेट को सर पढ़ना होता था, तो हम्म, मैं पूरा स्ट्रक्चर था सर कि मेरे को 1 महीना में, एक जैसे सीएमआर पढ़ना है सर, तो मेरे को हम्म, सीएमआर मान लीजिए 1 महीना मेरे को सीएमआर पढ़ना है सर। तो हम्म। मैं क्या करता था, 1 महीना सीएमआर को टारगेट करता था कि नहीं, इस दिन एक दिन में एक चैप्टर, 2 दिन में मतलब जो भी, 2 दिन में एक रिवीजन भी करना है, थोड़ा आगे भी बढ़ना है। तो सर मैं पूरा स्ट्रक्चर को तैयार करता था कि भाई मेरा ये सिलेबस है, और सिलेबस के हिसाब से इतना समय है मेरे पास, और इतना समय में डेडिकेटेड पढ़ाई करता था सर। तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, तो मुझे लगता है सर कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, आप जरूर निकालेंगे। मतलब वो छोटा डायरी से ही आपको स्ट्रक्चर बना के स्टार्ट करना है, उसी से आपको आगे बढ़ना है, वही आपका की ऑफ सर सक्सेस ऐसा ऐसा रहना है। डायरी तो सर मेरे पास 5 6 डायरी सर भर चुका है सर, अगर मैं आपको दिखाऊं सर। हम्म। वो प्लान करना पड़ेगा सर, डेली तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
तो यहाँ से अब जो हम लोग देख रहे हैं कि आपका कहीं ना कहीं तो जॉब अब हो ही जाएगा, क्योंकि एनसीएल का भी आपका वेटिंग वन है, डब्ल्यूसीएल भी ऑलमोस्ट जी सर। आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया है, और एसईसीएल भी अंडर प्रोसेस ही है। तो यहाँ से अब आपका लाइफ में क्या बदलता हुआ नजर आता है, मतलब वो जो आप स्टार्ट किए थे अपना कॉलेज लाइफ से, वहां से जर्नी लेते लेते अब लाइफ कहाँ पे आ गया है, क्या क्या आपको सोशली ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर कॉलेज लाइफ में तो बहुत ही स्ट्रगल रहा सर। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उड़ीसा जाना आना जनरल से ही जाना सर। और ऊपर वो सर कहीं ना कहीं सर वो मोटिवेट तो करता ही है। और रहा बात सर अभी कैसा लग रहा है, तो सर अभी बहुत अच्छा लग रहा है। माँ बाप खुशी है, भाई भी खुश है, और अगल बगल के लोग भी खुश हैं, रिश्तेदार लोग भी खुश हैं, तो अच्छा लगता है सर अगल कि सब बगल का कोई। लोग तो कुछ नहीं होगा, इस पे हम थोड़ा सा कुछ लोग डाउट खुश हैं रखते सर, जो आपके चाहने हैं। चाहने वाले हैं सर, वो थोड़ा खुश हैं सर। और हाँ सपोर्टिव भी हैं सर, जैसे सपोर्ट करने वाले, तो हाँ। अच्छा लगता है कि सर सोशली आपको ना इज्जत मिल रहा है कि अरे मेरा बेटा को भी थोड़ा गाइड करो यार, कि कैसे पढ़ना है कैसे करना है। तो सर अच्छा लग रहा है सर, लाइफ बहुत चेंज हुआ है। और जो भी देख रहे हैं ना सर, जो अभी नहीं कहीं हुए हैं, डेफिनेटली अगर आप अभी तो आप कहीं मतलब आप आगे वाला वैकेंसी डेफिनेटली निकालिएगा, तो आप भी फील कर पाइएगा कि मैं कितना खुश हूं अंदर से, और मेरे घर वाले कितना खुश हैं। तो आपके लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट होगा जब आपके माँ बाप आपके लिए इतने खुश होंगे तो। और ये तब भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आप उसी सराउंडिंग में पहले ये सुन चुके हो कि 6 एग्जाम आपका नहीं हो रहा है या 4 एग्जाम नहीं हो नहीं रहा हुआ है, है। वहां से फिर एग्जाम निकलते जाना, ये जो है ना, ये अप्स एंड डाउन्स मेरे हिसाब से लाइफ में बना बिल्कुल रहना चाहिए। डायरेक्ट अप्स बिल्कुल। ठीक है, मेरे साथ केस अलग था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था। अगर ये मेरा जॉब का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से हम अब गए हैं, तो निश्चित है कि ये जॉब के स्टार्टिंग पॉइंट से पहले मेरा बहुत डाउनफॉल रहा। तो हम लोग को ये भी नहीं बिल्कुल। देखना है कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाल रहा है तो उसका राइज ही है, उसका उसके जी वो सर। लाइन के पीछे फॉल था। तो राइज एंड फॉल मेथड हम्म। जो हम लोग सर्वेइंग में भी यूज करते हैं, बहुत जरूरी है। सर्वेइंग पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि सर्वेइंग अक्सर जो है माइनिंग इंजीनियरिंग का लड़का छोड़ के चलता है। छोड़ सर्वेइंग के चलते हैं। ना आना, जहां तक हमको पता चला कि सर्वेइंग ना आने की वजह से आप अभी यूपी में माइंस इंस्पेक्टर नहीं है। और उसका बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं एकमात्र रीजन क्या है, आप भी जान रहे हैं कि सर्वेइंग आपको नहीं आता था। इस पे हम लोग सर्वेइंग बिल्कुल फोकस सर। करेंगे, और सर्वेइंग क्यों जरूरी है उस टाइप के पीसीएस टाइप के एग्जाम के लिए, उस पे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए जो आप अपना समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि नेक्स्ट कुछ जो भी स्टूडेंट लोग के क्वेश्चंस आएगा यूट्यूब पे, क्योंकि ये वीडियो पोस्ट करेंगे, आप पर्सनली भी रिप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद आपको जैसा लगे, आप अगर उस पर एक वीडियो डेडिकेट कीजिएगा तो वो भी पब्लिश कर दिया जाएगा। और अगर आप बिल्कुल कमेंट सर। पे रिप्लाई कीजिएगा तो कमेंट पे भी सही है। और यहाँ से मतलब कि 1 मिनट मेरा मैसेज आ रहा है, 1 मिनट लाइन पे रहते हैं। यहाँ से जो है कि हम लोग चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है अभी अपने पढ़ाई को लेकर के, कोई बात नहीं, हम लोग हमारा चैनल जो है ओपन चैनल है, कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और निश्चित है कि आपको उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँ तो कोई ना कोई अच्छा आदमी आपको जवाब देगा। तो अभी के टाइम पे स्टूडेंट बिल्कुल मेहनत करते रहना है ना। बिल्कुल सर, एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर एक दो अटेम्प्ट तीन अटेम्प्ट देने के बाद नहीं निकला है, तो जो हम्म, उन सबसे बड़ा दिक्कत होता है सर, जो अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदार जो होते हैं, कुछ कुछ लोग जो ना चाहते हैं आपको। तो हम्म, सर मैं यूपी से हूँ, पूर्वांचल क्षेत्र से आता हूँ, और भोजपुरी सर मेरी मातृभाषा है। तो यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि नहीं होता है, तो अरे इनके लइकवा तो बैठल बा, लखेरा है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करी, खाली माई बाप के पैसा बर्बाद। तो वो जो गार्जियन को जो सर डिमोटिवेट करते हैं ना, कि आपका हम्म, जो लड़का है ना वो कुछ कर नहीं रहा, उसको जल्दी भगाओ यहाँ से, जाओ प्राइवेट जॉब कराओ, 10,000 20,000 का जॉब कराओ। तो इसको ना सर आप अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे कि अरे ये जो पड़ोसी है मेरा, या फिर ये जो मेरा रिश्तेदार है मेरे से जल रहा है, तो ये जो जल रहा है ना, अब मेरे को इसको दिखाना है कि मेरे को भाई जॉब लेना है। समझ रहे हैं सर, तो ये कहीं ना कहीं सर जो मोटिवेशन देता है ना, जो अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदार लोग को जलना, तो मुझे लगता है ना सर कि इंडिया में जो बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है सर, नहीं, सही बात कहीं है। ना जो कहीं ये सर। चीज को पॉजिटिव वे में लिया, उस वो इसको योगदान हम्म। मान लेता है, जो इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल लिया वो अपना ऑब्स्टिकल्स मान लेता है। तो सही बात है, माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव पीपल से हम्म। दूर रहना है, नेगेटिव सराउंडिंग से दूर रखना है, और सबसे बड़ा चीज अपने आप को भी नेगेटिविटी से दूर रखना है। बिल्कुल। थोड़ा सा और मुश्किल जरूरी होता है नहीं है तो। सर कि
सर जरूरी नहीं है कि जो लोग आपसे जल रहे हैं उनको तुरंत ही जवाब दिया जाए। बिना हाँ, जवाब दिए भी सर बहुत सारा चीज का जवाब दिया जा सही सकता है बात सर। सही बात है, बहुत बड़ा बात आप बोले, सही बात है। हर चीज का वर्ड्स और क्या बोलते हैं, वॉइस ही आंसर नहीं होता है, एक्शन भी एक बिल्कुल आंसर सर। होता है। जी तो सर। हम तो बिल्कुल आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे चैनल पे अपना इतना इतना सारा कीमती समय दिए, क्योंकि हमको लगता है 1 घंटा 10 से 11, 11 से 11:30, अच्छा खासा आप 1.5 घंटा समय दिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सर कोई एक लास्ट क्वेश्चन? बात और ये बोलना चाहूंगा सर आपके बारे में कि ईसीएल के बाद सर आप यूट्यूब पे चैनल बनाए तो हम लोग के लिए सर बहुत अच्छा रहा। पर्सनली सर मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा कि आप आए सर यूट्यूब पे, और आपके थ्रू सर मेरे को इतना डिमोटिवेशन में आप मेरे लिए एक चट्टान जैसे खड़े थे कि यार तुम्हारा होगा होगा। तो आपके जैसे बड़े भाई या दोस्त या सर के, सर ऐसे लोग को मोटिवेशन के लिए सर आप जरूर वीडियो बनाते रहिएगा। और सर आप हमारे लिए प्रेरणादायक हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको मेरे को मंच प्रोवाइड करने के लिए। और आप लोग भी कोशिश करिए, आप लोग का भी जॉब बहुत जल्दी लगेगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, नितेश जी। जी सर।